हाँ जी बच्चों, क्या करना था आज हमें? वेव्स एक्सरसाइज 2 है और एक 01 का एल पार्ट है। वैसे ये जो संडे टेस्ट था उसमें कोई करेक्शन तो नहीं थी, नॉन मेड वाला? मनकीरत में भरी हुई थी, अभी मैंने देखा है ना। हाँ, अब और कोई मनकीरत है तो मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, ठीक था वो। अच्छा क्वेश्चन है। सीधा ही है, वो है कुछ भी नहीं उसमें। सीधा प्रिज्म की डिविएशन लो, रे की, वो रे ऊपर को जा रही है, वो हाइट ले लो बस, कितना ऊपर गई। डी टैन थीटा बन जाएगा। डी, तो फिर रूट कहाँ से आएगा? स्मॉल एंगल ही है, तभी तो पाई आया था वो रेडियन में। कौन से पार्ट करे थे बच्चों इसमें? एफ भी चलो कर लेता हूँ, सुनो फटाफट हो ही जाएगा। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0F डन। एल थर्ड, देखो जो थर्ड में क्या ध्यान रखना था, आई थिंक P and Q atomic weight 10 and 20 are mixed in equal amount by weight. After 20 days, their weight ratio is found to be 1:4. Basically, जो रेशियो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होगी वही वेट की होगी, ये मानते हो? सोच लो एक बार, क्यों? जो क्या, जो नहीं, चलो लिख ही देते हैं, क्या सोचना। एटॉमिक वेट 10 and 20 और मिक्स इन इक्वल अमाउंट, मतलब नंबर सेम है दोनों का, नहीं इक्वल अमाउंट बाय वेट, तो बात है। 20 days the weight ratio is found to be 1:4. Isotope P has half life of 10 days, half life of isotope Q. तो भाई सिंपल, इनिशियली ये जो P और Q है इक्वल अमाउंट बाय वेट है, कुछ भी x मान लो, तो P के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली x/10 हो गए, Q के नंबर ऑफ पार्टिकल्स x/20 हो गए। 20 डेज के बाद जो P बचेगा, उसकी दो हाफ लाइफ निकल गई, ये x/40 बचा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके y मान लो Q के, और हमें कहा है कि वेट रेशियो जो है वो 1:4 है, तो x/40 × 10 अपॉन y × 20 इज 1/4। तो इससे y क्या आ गया? x/20 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डिके ही नहीं कर रहा, तो उसकी हाफ लाइफ क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई।
और कोई बच्चों? हम्म हम्म उससे कुछ ठीक है। ये नाइन्थ में बच्चों आंसर 1/4 आएगा, बी पार्ट। व्हाट अबाउट 10th क्वेश्चन? हाँ, अच्छा सेम है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको बच्चों कैसे होना? मैं समझा भी देता हूँ, चलो फिर भी एक बार। चलो इन्वर्ट लिखा हुआ है, देख लो। आ, ये कौन सा किया हुआ है मैंने? चलो वही होगा शायद, हाँ। देखो बच्चों कैसे करना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली कब हुआ हमें ये नहीं पता, बट ये पक्का पता है कि पहली 2 हाफ लाइफ्स में नहीं हुआ, है ना? तो ऑल दो मेड वाले स्टूडेंट्स आपने प्रोबेबिलिटी नहीं की, बट बड़ा लॉजिकल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। कि जैसे हमने कहा कि t = 0 पे 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 हाफ लाइफ्स निकल गई, तो क्या कितने बचे? 25 बचे और 75 डिके कर गए। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसका पार्ट हो? दो के बाद करना चाहिए, तो वो इन 25 का पार्ट होना चाहिए ना। तभी वो दो के बाद करेगा, कब करेगा डजेंट मैटर। आई बात समझ? तो आपका आंसर सीधा 25/100 1/4 आ गया। ठीक है, वही चीज 10th में और जनरल फॉर्म्स में होगी। नॉन मेड स्टूडेंट्स, आपने एक क्वेश्चन ट्राई करना है 10th वाला, और पक्का याद से मेरे से डिस्कस करना। ये तो है कि 10th क्वेश्चन एक तो ये फॉर्म हो गई कि टोटल टाइम टी है, उसमें डिके किया कि नहीं किया। एक कुछ ऐसा ढूंढ के देखो कि जो टाइम टी के बाद जो dt इंटरवल है, उसमें एक न्यूक्लियस इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट करता है या नहीं करता है, मान लो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? मतलब इट इज लाइक एवरेज प्रोबेबिलिटी एंड इंस्टेंटेनियस प्रोबेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वो dt टाइम में एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब एट एनी टाइम टी उस dt टाइम पे उसने करना है। मतलब ये सॉर्ट ऑफ इस तरह का हो गया क्वेश्चन कि एग्जैक्टली टाइम टी के बाद ही उसको डिसइंटीग्रेट करना है ना, वो जो छोटा सा इंटरवल dt है उसके अंदर। ओके, और बच्चों एक्सरसाइज 1। एफ पार्ट। एनी डाउट बच्चों? एफ का 11, एनर्जी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसिडेंट, K shell electrons of tungsten have 72.5 kilo electron volts energy, uh, minus X-rays emitted by the tube contain only। तो इससे अब हमें क्या क्लियर हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन्स के शेल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के केपेबल हैं? हैं, है ना? तो के शेल पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अ, तो अगर के शेल पे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, तो इसका मतलब कौन सी वाली रेज आ सकती है? पक्का कैरेक्टरिस्टिक तो आ ही सकती है ना? तो और क्या कंटिन्यूअस भी आएंगी?
वो तो साथ में आनी ही आनी है, तो दोनों ही आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक भी और कंटिन्यूअस भी, और उसकी कट ऑफ वेवलेंथ आप निकाल लोगे जो एच सी बाय लैम्डा एच सी बाय वी। एल पार्ट बचो। एल का अच्छा, कुछ काम हो रहा है कंप्लीट, कुछ लग रहा है, कुछ कंट्रोल में चीजें आती है, अभी भी ऐसे ही है हाल है, या और इकट्ठा होता जा रहा है और हायर रेट पे है? हफ्ते के बाद पता चलेगा, उम्मीद है मतलब हफ्ते बाद कुछ इम्प्रूवमेंट की। एक संडे टेस्ट तो नहीं है तुम्हारा, क्या है? बोलो, करना है? संडे नहीं होगा, वो धीरे सर को नहीं पता, उससे क्या फर्क पड़ता है, सैटरडे संडे में तो एक ही दिन का फर्क है। मतलब हाँ, तो फिर काम नहीं करता है, ठीक है, कर लो, तो आप कह रहे हो सैटरडे बेटर है। हाँ हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ सैटरडे बेटर है, सैटरडे हर तरीके से बेटर है। हाँ जी, एल का कौन सा कह रहे हो? 10th? अच्छा, तो इसमें बच्चों क्या है, सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, दिस इज टाइप ऑफ ट्रिक क्वेश्चन। बीटा डिके हो रहा है, बीटा डिके में तो मास में हार्डली कोई चेंज पड़ेगा, है ना? हाँ, नहीं, इसमें क्या है कि अनडिकेड हाफ रह जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो डिके हुआ भी, वो डिके और अनडिके में तो मास में नेग्लिजिबल फर्क ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि, तो मतलब जो चेंज इन वेट होगा वो बहुत नेग्लिजिबल सा होगा, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो इसलिए कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एकदम लगता है कि आप लाइफ लगा के निकाल दो आंसर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, तभी ऐसे लिखा ना कि ये ना कंटेनर, कि जो डिके हो गए वो भी वहीं पे ही है, उसके अंदर ही पड़े हैं। जैसे ये कोबाल्ट है ना, जब ये इसने बीटा डिके किया, तो जो भी बनेगा, कुछ एक्स बन गया मान लो, जो भी वो नया न्यूक्लियस बना, तो वो एक्स भी उसी कंटेनर के अंदर ही पड़ा है, कंटेनर से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ हाँ, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन सा डिके है, एक न्यूक्लियस है, उसका कोई भी डिके हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, चाहे मल्टीपल हो रहे हो, अल्फा बीटा गामा किसी भी टाइप का डिके हो रहा हो, हम ये कह रहे हैं टाइप ऑफ डिके डज नॉट मैटर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ में भी अगर 100 इनिशियल नंबर था, तो 50 बचे होंगे, उन 50 का जिस भी टाइप का डिके होना था हो चुका। आगे, पढ़ी स्पेसिफिक रिएक्टिविटी, एक्टिविटी पर मास, जैसे स्पेसिफिक जहां जहां वर्ड आता है ना, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सारा पर मास, वो यूनिट से देखना पड़ेगा, वो क्लियर होना चाहिए, पर केजी भी निकाल सकते हो, पर एमयू भी निकाल सकते हो, तो वो यूनिट डिपेंडेंट है। आगे, डन, तो बड़ा कम काम है, इतना ही था। अच्छा, क्या था, वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2? हाँ जी, जैसा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कौन सा 20?
Eighth question. Glass plate is placed before a slit which absorbs half the intensity of lights. Under this case, the brightness of fringes decreases. होएगी और fringe A और D दोनों आएंगे, है ना? ठीक है जी. कौन सा? 12. Composite lights. Distance between two completely dark regions is. तो मतलब आपको दोनों का वो कराना है, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो रेशियो बनेगी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 2n-1 अपॉन 2n2-1. तो उसमें आपको n के अलग वैल्यूज लेके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन से मैच करता है. क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस या कुछ, आपको देखना पड़ेगा कि पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा आता है. ठीक है. आगे. ट्वेंटी थ्री. 23rd question is important बच्चों. What we are saying is कि ऐसे दो टावर्स हैं, ठीक है, 40 किलोमीटर अपार्ट. Line joining them passes 50 meters above a hill halfway between the two towers. The longest wavelength of radio waves. ठीक है. एक तो मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा. इसका मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट जिसमें कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक चली जाए. क्या इशू आ सकता है बच्चों इस क्वेश्चन में? मतलब क्या समझ आ रहा है? मतलब हिल क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन शायद आपका सॉल्व एग्जांपल में है. इज इट? हाँ चलो, वो तो चलो बेस से मान लिया ना कि हिल्स बन रहे हैं, और मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो जो टावर्स हैं दोनों वो आइडेंटिकल टावर्स हैं. चलो, लिखा नहीं हुआ बट मान लो कि उनकी हाइट तो सेम है. ये है क्या बच्चों सॉल्व एग्जांपल में? मतलब सिचुएशन इस टाइप की बननी चाहिए देखो, कि मतलब लेफ्ट और राइट पे जो दो टावर्स हैं उनकी हाइट सेम हो गई, बीच में एक हिल है जिससे 50 मीटर नीचे, मतलब 50 मीटर का गैप है. नहीं नहीं, ये वाली. चलो मैं देखता हूँ, टॉपिक से तो सिर्फ थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना तुम्हें. नहीं है, बच गए है ना. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आप ये सोचो, अगर आप एक टावर से दूसरे टावर तक मानते हो कि जो इंफॉर्मेशन जा रही है ना, अगर तो आप उसको मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, या फिर तो हिल का कोई रोल ही नहीं था. ठीक है. अब हम सोचते हैं कि जैसे हमें पता है कि जैसे हम कह रहे थे कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो अगर हम मानते हैं कि ये जो लाइट है
जो वेव्स हैं जो लेफ्ट से आ रही हैं, लेफ्ट से वो बेंड होती हुई आ रही हैं, डाइवर्ज होती हुई आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जितना ये डाइवर्ज हुई हो, तो वो जो डाइवर्ज रेज हैं वो हिल से टकरा रही हो, तो फिर प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड था सबसे पहले कि जो हिल है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे। ठीक है, और वो किसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा? वेव के साथ, राइट? अगर आप उसकी वेव नेचर मानते हो। अब सोचो क्या कंसेप्ट लग सकता है? फ्रेसनल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, यस। कि बेसिकली फ्रेसनल डिस्टेंस क्या बता रहा था कि अगर तो 20 किलोमीटर तक जो सेपरेशन हुई है, मतलब वो जो डाइवर्जेंस हुई है, मतलब अगर जो 20 किलोमीटर है, अगर तो वो फ्रेसनल डिस्टेंस से कम है, फिर तो क्या है? फिर तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा डाइवर्जेंस का, ना डिफ्रैक्शन का, अदरवाइज पड़ेगा। ठीक है, देखो जरा आ रहा है आंसर? क्या होगा? वो ए स्क्वायर बाय लैम्डा होगा शायद, यस। मतलब उसके आगे मान लो, हिल से आगे जाते हुए मान लो। तो आप अब अपर्चर क्या मानोगे बच्चों, एक बार सोचो। 50। हम मतलब फ्रेसनल डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी कि भाई, कि जब लाइट एक अपर्चर से पास की, तो कितने डिस्टेंस तक स्टिल लाइट में रे नेचर ही है ना, यही था ना। और अगर अपर्चर ए है तो हमने कहा था कि वो डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा तक भी अभी रे नेचर ही मेंटेन रहती है। करेक्ट, यही था। ठीक है ना? देख सकते। तो हमने ये निकाला था ना कि वो जो ए स्क्वायर बाय लैम्डा है, ये वो डिस्टेंस हो गया जहां तक रे नेचर मेंटेन रहती है ना। तो उसको अब यहाँ पे किस तरह से आप सोच सकते हो? हम्म? पर हमें यहाँ पे किस तरह से सोचना है, मैं आपको वही बताता हूँ। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड से रे आ रही है ना, हम कह रहे हैं इसने फैलना शुरू कर दिया, स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल नहीं करती। ठीक है भाई, अगर ये जो फैल रही है, अगर तो ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 50 मीटर से ज्यादा नीचे फैली हुई है, तो क्या होगा? फिर हिल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा उसके लिए, है ना। तो हमें कंडीशन इस तरीके से बनानी है कि ये 50 मीटर से ज्यादा ना फैली हो, 20 के हाइट पे, 20 के डिस्टेंस पे, है ना। सोचो। ठीक है, वो सेम ही कंडीशन बन गई है ना वे, कि हाँ हाँ।
आ गया समझ बच्चों? आ गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन ना बच्चों एनसीईआरटी में एक्चुअली 23rd और बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, एकदम स्ट्राइक ही नहीं करता किस चैप्टर का है क्या है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और आया भी नहीं है अभी तक। 28, 24th, angular position where the intensity becomes I by 4, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई, तो आई नॉट लेकर हम ले रहे हैं तो बेसिकली I by 4 हो गई स्प्लिट की। तो तो अब आपको कहना है कि इंटेंसिटी I by 4 हो गई, तो क्या करोगे इसके लिए? वही मतलब आप कह दोगे कि I by 4 is equal to I by 4 plus I by 4 plus 2 I by 4 I by 4 cos डेल्टा फाइव। ठीक है, अब इस ये ध्यान रखना आपका आंसर डेल्टा फाइव नहीं है, डेल्टा फाइव तो फेज डिफरेंस है। यहाँ पे क्या पूछा है? एंगुलर पोजीशन, मतलब थीटा बताना है आपको, तो डेल्टा फाइव आएगा उससे। मतलब डेल्टा फाइव को कैसे पुट करोगे? के डेल्टा एक्स, उधर से फिर वाई आएगा और फिर थीटा आएगा। हाँ, डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा पुट कर दो तो थीटा निकल आया सीधा। ट्वेंटी एट, 92 फ्रिंजेस आर सीन, कितनी अब दिखेंगी? अगर कुछ नहीं मेंशन तो ब्राइट मानते हैं हम। आंसर डार्क से आ रहा है, इज इट? ऑड। 92 तो डार्क ही हो सकता है, फिर बट स्पेसिफाइड होना चाहिए। हाँ, तो मे भी ये किया होगा, अब उन्होंने सेंट्रल नहीं ली होगी। वैसे ठीक है, आपने कर दिया हाँ, बट थोड़ा आप जो ये वाला आंसर आ रहा है ये राइट वाला आ रहा है? नहीं, ऑप्शंस में अच्छा फिर इवन वाला ही आंसर है ऐसे। अच्छा चलो, अगर हम वैसे डार्क निकालते हैं तो 100 आता है एग्जैक्ट। आगे डन। बस यही था आज। डेविन सिंटर मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, है ना। तो बच्चों क्या है कि उसका जो एक वो जो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, मैं एक बार आपको मॉड्यूल में से ही बता देता हूँ क्या है। क्या क्या यूजेस दिए हुए हैं? अच्छा ये तो हाँ वो करने हैं याद, आइसोटोप्स के यूजेस। इसी मॉड्यूल में है ना डिफ्रैक्शन, वो डेविसन जर्मर। डिफ्रैक्शन पे बेस्ड होता है वो हो सकता है वो, मतलब थोड़ा सा ओवरलैप है।
एक्चुअली क्या है बच्चों, मैं आपको बार समझा देता हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था जिसने मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को वेरीफाई किया था कि भाई हाँ होती है, ठीक है। और वो किया कैसे था, डिफ्रैक्शन की हेल्प से। तो इसलिए हम मिक्स मैच है कि अगर आप वेव नेचर मानते हो तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, डिफ्रैक्शन है तो उधर चला जाता है वेव वाले अपने मॉड्यूल में, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमारे सिलेबस में ना क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में नहीं जाना। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू नो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मैं वही आपको बच्चों ब्रॉडली एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो व्हाट हैपेंस इज कि बच्चों ये एक सेटअप है, जैसे आप देखो जिसमें क्या किया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, वो इलेक्ट्रॉन गन से एक बीम जा रही है जो एक निकल के क्रिस्टल को हिट कर रही है। और यहाँ पे हमने एक कुछ अरेंजमेंट बना दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन का भी हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब बच्चों बात वही आती है फिर से, और ये आपको थोड़ा समझना और आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको वो एनीवेज वो एग्जांपल दिया ही था जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे थे कि अगर तो हम यहाँ पे रे नेचर मानते इलेक्ट्रॉन की, तो उसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए था कि बार बार ये एक ही जगह पे हिट करना चाहिए था, है ना। कि भाई आई इक्वल टू आर लगता फॉर्मूला रिफ्लेक्शन वाला, और उसकी जो भी आई बन रहा है उसके हिसाब से वो एक जगह पे हिट करता जाता। बट इट वॉज ऑब्जर्व कि यहाँ पे पूरे के पूरे स्केल पे हमारे को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले, और वही वाली चीज कि कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कहीं पे प्रोबेबिलिटी कम, ठीक है जी। तो अगर ऐसा हो रहा था तो इससे बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर है। आई बात समझ? तो इसका ब्रॉड कंक्लूजन यही था कि यहाँ पे वेव नेचर आ रही है, ठीक है। तो हमें एनीवेज इन डिटेल्स पे नहीं जाना, ये कोई ग्राफ आपको नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन सिंपल है कि वेव नेचर है, ठीक है। अब बात आती है अगली कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, मतलब व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट निकल। तो बच्चों क्या होता है कि निकल के क्रिस्टल में, शायद आपकी केमिस्ट्री में आता होगा कि कुछ स्पेसिंग्स होती हैं इन बिटवीन, जो भी लैटिस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंपेरेबल है। मैंने आपको बताया था ना कि डिफ्रैक्शन कब होती है, जब आपका जो अपर्चर होता है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है निकल की, ठीक है। तो कि वहां पे कि वो थोड़ी सी मैच करती है उसकी, राइट। तो डिफ्रैक्शन हो रही है, बेसिकली अंडरलाइन जो कंसेप्ट है वो डिफ्रैक्शन का है, तो उसी का फॉर्मूला लगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। तो हमें पता है कि डिफ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आता है, कहीं पे ज्यादा इंटेंस मैक्सिमम मिनिमम है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है। तो वो जो सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे आप तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं जो काम की चीज है कि इस एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो 1.65 निकल के आई। और अगर हम उसको डी ब्रॉगली थ्योरी से निकालते थे लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी से, तो 1.66 आ रही थी। तो क्लियरली स्टैब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, और वो वेव नेचर उसी से ही आ रही है, ये जो मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन से ही आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस बच्चों ये आता है, इस फिगर को देखो ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। और लेटर से ये ऐसे चला गया, 50 डिग्री के एंगल पे चला गया, ठीक है जी। तो आ, ये फिगर देखो, सॉरी, ये बच्चों नीचे वाला फिगर देखो, राइट साइड वाला। इसमें आपको क्या दिख रहा है? बेसिकली दिखाया है कि एक कोई एटॉमिक लैटिस है, ठीक है। उस पे इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट है, जो कि आप देख सकते हो कि इन अ वे नॉर्मल के साथ एंगल फाई पे, ठीक है। वो आगे चली गई। तो एक एंगल बच्चों फाई है और एक एंगल थीटा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक नॉर्मल के साथ है और एक सरफेस के साथ है,
ठीक है, ये हमें थोड़ा क्लियर होना इसलिए जरूरी है कि हमें पता हो कि जो दिया होता है तो वो कैसे दिया होता है। तो आप देखो कि फाई को हमने बोल दिया एज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं बच्चों। मतलब ये ध्यान रखना, फाई टोटल एंगल है ना। इट इज नॉट द एंगल विद नॉर्मल, फाई इज द टोटल एंगल। तो मतलब जो हमारे काम का एंगल होता है नॉर्मली वो तो आधा हो गया ना इसका। तो फाई इज योर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब कितने से वो लाइट बेंड कर गई इन अ वे। और थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल, जितने एंगल पे वो हिट की है सरफेस को। ठीक है जी। तो वही वाली कंडीशन है यहाँ डिफ्रैक्शन वाली कि जैसे हमने कहा था कि एन लैम्डा वाली जो होती है। ठीक है, तो ये देखो क्या निकल के आ गई, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एक बार ये सोचो, ये 2d क्यों किया गया? मतलब पाथ डिफरेंस कैसे बनाया गया, सोचो एक बार। हम कौन से पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं? फिगर में आप जो ध्यान से देख पा रहे हो, दो डिस्टेंसेस गिवन है, एक स्मॉल डी है और एक कैपिटल डी है। स्मॉल डी क्या है? वैसे दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है? दो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सोच के बताओ मुझे, ये 2d साइन थीटा कैसे बना पार्ट डिफरेंस? देखो सोचो, ऐसे सोचो ना, डिफ्रैक्शन होएगी कैसे जब इंटरफेरेंस होएगी? इंटरफेरेंस किस तरह से होएगी? दो वेव्स में पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? एक बार ये समझनी है बात हमें। इस फिगर में ये दिखाया नहीं हुआ। हम ये मान रहे हैं कि एक रे तो आपकी सीधा रिफ्लेक्ट होकर चली गई, दूसरी वाली जो रे है वो आपकी ऐसे आके ऐसे चली गई। ठीक है, तो तो जो पाथ डिफरेंस आ गया, नीचे वाली रे ने एक्स्ट्रा जो ट्रैवल किया है, वो एक तरह से ब्लू वाला डिस्टेंस आ गया ना। ठीक है, तो क्या ये डिस्टेंस आप देखो, 2d साइन थीटा बनता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली। हम हॉरिजॉन्टल नहीं लेते, हम मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही लेते हैं। आ गया? सिंपली है बच्चों, ये एंगल आई थिंक थीटा बन रहा होगा ना।
एग्जैक्ट निकालो बच्चों, 2d sin थीटा कैसे बनेगा? हम्म। हाँ जो भी, 90 में सीधा बन रहा है क्या? हाँ। एक्चुअली ना दो टाइप की होती है यहाँ पे, मैं वही सोच रहा हूँ कि एक तो ये होता है देखो बच्चों कि जैसे ऐसे आ रही हैं तो एक इधर से रिफ्लेक्ट की, एक इधर से रिफ्लेक्ट की, वेयर जस्ट डिस्टेंस इज कैपिटल डी। तो आएगा ना इसमें, इसमें दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स में? वेव फ्रंट लेके देखो। हम्म? नहीं नहीं, हमने तो वहां पे तो आई इक्वल टू आर प्रूफ किया था ना, वहां हमने फेज डिफरेंस की तो बात ही नहीं की थी। एक बार वेव फ्रंट लेके बच्चों देखना क्या बनता है। ये तो नहीं बन रहा कुछ, कुछ गड़बड़ है यार इसके देर में। एक मिनट। देखो जो क्या क्या होता है, रिजल्ट तो यही वाला काम आता है हमारे बार बार, ये जो डी साइन फाई इक्वल टू एन लैम्डा। बट हम एक बार ना एनसीईआरटी में रेफर करके एक बार क्लियर कर लेते हैं बात कि ये इसको, मैं अपना एनसीईआरटी खोल रहा हूँ, हम किसको डी देते हैं। अ,
मेड वाले बच्चों को बताना जरा, किसमें है एनसीईआरटी में, मॉडर्न में या वेव ऑप्टिक्स में? मॉडर्न में। हम्म। ये रहा। नहीं। उन्होंने तो दिया ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, वो स्कैटरिंग एंगल की बात ही हो रही है। स्कैटरिंग एंगल क्या बन गया बच्चों? मतलब वो तो वही है कि कितने एंगल से जो बेंड हुआ था। हाँ हाँ। बहुत ही बड़ा फ्लॉ है ये। अच्छा, मतलब अब मैं वैसे एक चीज रियलाइज कर रहा हूँ कि शायद दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कभी इस पे क्वेश्चन आया भी नहीं जब इसमें जर्मन में ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ इसका रिजल्ट। एनीवेज वो तो चलो अब उससे अपना बन ही जाएगा। अ, हम्म। हाँ, फिर उन्हें बताना पड़ेगा सारा कि क्या क्या लेके सकते हैं। ये जो 2.15 एंगस्ट्रॉम्स है, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस ही होता है हर जगह। इंटरप्लेनर ही होगा ना, क्योंकि अब अगर आप वैसे भी सोचो तो ये किसने कहा है कि प्लेन ऐसे ही बनेगा? प्लेन तो आप ऐसे भी तो बना ही सकते हो।
समझ रहे हो? अगर एक लैटिस है आपका बड़ा सा, बहुत सारे एटम्स लगे हुए हैं, तो प्लेन हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, वो तो जैसे मर्जी हो सकता है प्लेन। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना, तो प्लेन का ही डिस्टेंस होएगा हमेशा। तो आई थिंक ये फिगर में इन्होंने स्मॉल डी कैपिटल डी मिक्स किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दो प्लेन्स ले लो किसी भी तरीके से, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और उसी की हम हमेशा बात भी करते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब अगर आप इस तरह से प्लेन ले लो, मतलब वैसे तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस अलग हो सकता है ऑब्वियसली। मैं ये नहीं कह रहा कि दो एटम्स का डिस्टेंस और दो प्लेन्स का डिस्टेंस सेम है, वो तो अलग हो ही सकता है, और एक प्लेन के अंदर एटम्स कैसे प्लेस्ड है उस पर डिपेंड करेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो इससे निकल के आता है, जो हमारे काम की जो चीज है, वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। इट इज नॉट इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, जो डिफ्रैक्शन से आता है। नहीं होता इतना फर्क? कुछ ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप? हम्म। अगर हम एक प्लेन में, मतलब फिर तो ये हो गया कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा प्लेन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, है ना? तो वो तो फिर, चलो ठीक है, हम समझ लेते हैं कि इससे कौन से वाला निकल के आता है ना। ये स्कैटरिंग प्लेन हो गया। फाई आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया, ठीक है बिल्कुल। ये रिजल्ट बच्चों एक बार सोचे, ये किससे बनता है? डी साइन फाई इक्वल टू एन लैम्डा। क्योंकि रिजल्ट तो यही यूज होता है, ये तो पक्का है। हम्म। हाँ आधा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये फॉर्मूला तो इसमें यही यूज होना है। मतलब वो तो अगर आपने वो कुछ कंडीशन उस तरह लिखनी है तो उसका हाफ बना लो। फॉर्मूला में तो ये फाई जो होता है वो स्कैटरिंग एंगल ही होता है।
थीटा फाई में तो रिलेशन हमें पता ही है ना। हम्म। उससे नहीं आ रहा मतलब। हाँ उससे मतलब 2D। कुछ गड़बड़ है इसमें। ये आपस में तो किसी तरीके से ये नहीं बन सकता। 2D साइन थीटा किसी तरीके से कैपिटल डी साइन फाई, तो कुछ सेंस ही नहीं बन रही। कुछ तो मिक्स मैच हुआ है किसी तरह से। कोई स्मॉल एंगल वाली भी कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही कि लग सकती हो। तो कैसे होता है तो। ये वाला डिस्टेंस x मान लेते हैं तो x हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। ये किसको माना है एक्स। ये वाला हम्म। ये वाला x है तो तो 2x हो 2x आ गया। गया डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया कि मान लिया कि d sin का हमारा 2x इक्वल है, तो इससे ये आ जाएगा लिस्ट के x d sin 5/2 cos 5/2। इससे अगर हम फिगर बना के देखें तो ये एक 5/2 का ट्रायंगल जिसका d अगर ये साइड है तो ये वाली साइड ये आएगा d sin 5/2 cos 5/2। अब इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाके देखें तो उससे आ जाएगा। अगर इसको हम इमेजिन करें कि ये x यही है, ये x है, ये वाला x हाफ पार्ट डिफरेंस है।
फिर इसके पीछे तो इससे बहुत नाम से ये ये वाला पार्ट है क्योंकि ये कॉमन आ रही थी इससे यहाँ पे आ रहा था तो ये 90 की तरह मैंने ये दोनों पैरेलल और ये कॉमन ये थीटा है साइन थीटा फिर 2D sin थीटा बना। इसलिए ये 2D साइन क्योंकि ये तो गारंटी है कि यहाँ से आएगा तो ये वाला कैलकुलेट बहुत चक्कर करता है ये फाइबर की देगा ये वाला हमारा एक्स है ये और हमने इसको अगर हम एक्सटेंड करके देखें यहाँ से ये वाला हमारा डिस्टेंस दी है और ये एक्स है तो इसको अगर हम ऐसे इस पे करने से तो ये वाला फाइबर साइड उससे चलो बच्चों कोई बात नहीं, देखते हैं। पता नहीं अभी किस तरह से आता है, शायद कुछ और कंसेप्ट ना यूज हो रहा हो, एक बार देख लेंगे। बट समहाउ ऐसा है कि जो रिजल्ट आता है ना इसका, वो बिल्कुल वो डिफ्रैक्शन वाला रिजल्ट है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन भी है ना उनमें अगर सीधा सीधा पुट करते जाओगे डिफ्रैक्शन वाला, तो आंसर आता जाता है। ऑल्दो डिफरेंस हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये जो फाई है यहाँ पे वो तो टोटल एंगल है ना। तो ये मैं एक बार देख लूंगा, तो देख लूंगा कि अपने मतलब लेवल पे होता भी है कि ये चीज। ठीक है, तो मतलब दो कंडीशंस आपको जो पता होनी चाहिए डेविसन जर्मर की, एक तो ये कि वो वेव नेचर एस्टैब्लिश करता है, और दूसरा जो उसका फॉर्मूला होता है वो ये डी साइन पाई इक्वल टू एन लैम्डा वाला ही होता है। एक स्पेसिफिक केस है जिसमें सारी वैल्यूज ये फिट करती है जैसे थीटा 50 है फिर 550 है उसमें थीटा में सलाम है कि कैपिटल डी सेपरेट वैल्यू हाँ, क्या कह रहे हो आप कि अगर हम स्पेशल वैल्यूज है जिसके लिए ये डी साइन पाई इक्वल टू 2d sin से किसी केस में डी 2.15 दिया हुआ है स्मॉल डी नहीं, ये तो जो दिया होगा ये तो शायद उन्होंने इसके लिए दिया होगा, निकल के लिए, ये जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। नहीं, बट ये फॉर्मूला तो और जगह भी लगता है, जैसे एक वो जिस एक एक्सरेज में भी आता है, कुछ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसा कुछ होता है, वहां पर भी लगती है ये चीज तो एक बार ही इसके क्वेश्चन देखते हैं जो थे ना, उससे और आइडिया हो जाएगा अपने को कि और वैल्यूज ली हैं या क्या लिया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन तो इसमें नहीं होंगे, वो तो उसमें होंगे ना, ये सी में। देखना है, करना 10th। यहाँ पे बात इंटरएटॉमिक डिस्टेंस की हो रही है, प्लेन की नहीं हो रही। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल। निकालना आंसर बच्चों 10th का।
कैलकुलेशन बता दो मुझे अगर कोई करनी है तो। से कोई नहीं आ रहा। हाँ हाँ, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, कुछ नहीं आ रहा उसका। क्या आता है उसे 700 बाय, बड़ा आ रहा है वो तो बहुत। अच्छा जी, चलो एक बार अगला देखते हैं। और कहाँ था, 1 में था ना। एटीनथ करना बच्चों। एक वो लग रहा है। हाँ ये तो वही वैल्यूज है राइट। अच्छा एक ये देखो, यहाँ 54 वोल्ट्स है। उधर जो पहले हम कर रहे थे वो ईवी था ना कुछ, वो क्या था, वो एनर्जी ईवी था वो तो चलो ठीक है। 19th करो। ये क्या सिंपल, उससे डी साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर भी आपके पास इधर हमें डिस्टेंस की बात हो रही है। वही उससे करने में कंफ्यूजन हो रही थी। वही एक्चुअली तो एक बात थोड़ी सी समझ में आई है, तो सीएसओ इंटरफेस सी के लिए वो चीज नहीं क्लियर हो रही, उसके नीचे वाले प्लेन से नहीं है, उसके एडजेसेंट वाले से नहीं है वो चीज। ठीक है बच्चों, खैर वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे वो। तो दिस इज डन नाउ। अब अपना नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न एक्सरसाइज 2+3 है। चलो ठीक है फिर, है ना, फ्राइडे मिलता है। अभी तक मुझे एडवांस वाला भेजा नहीं है सबने, एक्सेप्ट फॉर 2-3। अच्छा मतलब जिन्होंने देखा, क्या आपको लगा कि अगर ऐसे अप्रोच चेंज करते करते तो मार्क्स बढ़ते हैं ना? नहीं वो तो मान के चलो, ठीक है, एक्यूरेसी मान के चलो 10%।
चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।